नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका रीड एंड पास जीएस में स्वागत है। और फिर हम आज जो है राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूं जो भिन्न भिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो हम लोग चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। इसमें जो केंद्र बिंदु है वो आपका जनता है, यानी जो हमारा प्रस्तावना है ये आपका संविधान का आईना है। हम संविधान को समझने के लिए हम इसके प्रस्तावना को समझते हैं, यानी अगर हम प्रस्तावना को देख लेते हैं तो हमें भली भांति समझ में आ जाती है कि संविधान के अंदर क्या है। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं की जा सकती है। याद रखिएगा, अगर पूछेगा सवाल कि क्या प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित की जा सकती है तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो हमारा प्रस्तावना था इसमें पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। तो आपको बीबीआई प्रश्न है, पूछेगा कि राष्ट्र की अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है, समाजवादी शब्द जो है कैमे संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं। तो आपका उत्तर होना चाहिए 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं, क्योंकि इस वर्ष जो है संविधान में बहुत ही ज़्यादा आपका संशोधन हुआ। भारतीय संविधान में जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था वो आपका 1951 में हुआ था। तो याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में जो आपका प्रथम संविधान संशोधन हुआ वो कब हुआ, तो 1901। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई भी नागरिक अपने मूल अधिकार का अधित्याग नहीं कर सकता है। यह आपका विश्वेश्वर नाथ बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर के तहत आपका ये बात आई। तो याद रखिएगा कि कोई भी नागरिक जो है अपने मूल अधिकार का अधित्याग नहीं कर सकता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं कि मूल अधिकार आत्यंतिक अधिकार नहीं है और इनके प्रयोग पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत अनुच्छेद 14 में निहित है, यानी अनुच्छेद 14 जो है आपका विधि के समझ समानता का भी बात करता है। सरकार को आर्थिक नीतियों को न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है जब तक कि संविधान या किसी अधिनियम का अधिव्यक्त उल्लंघन ना हो। तो याद रखिएगा कि सरकार की आर्थिक नीतियों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है जब तक कि संविधान या किसी अधिनियम का अभिव्यक्त उल्लंघन ना हो। याद रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडनीय नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति जो है अगर गलती करता है तो एक अपराध के लिए एक ही सज़ा उसे दिया जाएगा। यह अनुच्छेद जो है आपका 20 क्लोज 2 में वर्णित है। फिर से याद रखिए, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता है। ये कितने अनुच्छेद में है, तो ये आपका 20 क्लोज 2 अनुच्छेद में है। किसी भी व्यक्ति को जिस पर अपराध का अभियोग है अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये आपका अनुच्छेद 20 क्लोज 3 में है, यानी किसी व्यक्ति को जिस पर अपराध का अभियोग है अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 20 क्लोज 3 में है। अनुच्छेद 20 क्लोज 3 का संरक्षण केवल दबावपूर्ण साक्ष्य के विरुद्ध उपलब्ध होगा। पाए अभियुक्त स्वेच्छा से कुछ साक्ष्य देता है तो वह वर्जित नहीं है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 20 क्लोज 3 का संरक्षण केवल न्यायालय में ही नहीं बल्कि वहाँ भी प्राप्त है जहाँ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 क्लोज 2 के अधीन पुलिस अभियुक्त से पूछताछ करती है। फिर से याद रखिएगा, अनुच्छेद 20 क्लोज 3 का संरक्षण
केवल न्यायालय में ही नहीं है बल्कि वहाँ भी प्राप्त है जहाँ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 क्लोज 2 के अधीन पुलिस अभियुक्त से पूछताछ करती है। एक बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त प्राण शब्द का अर्थ केवल पशुवत जीवित नहीं वरना यह उन सभी सीमाओं और सुरक्षाओं तक विस्तृत है जिसके द्वारा जीवन का उपभोग किया जाता है। ये आपका खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित आपका एक अवधारणा थी। तो फिर से समझिए कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त प्राण शब्द का अर्थ केवल पशुवत जीवित नहीं वरना यह उन सभी सीमाओं और सुरक्षाओं तक विस्तृत है जिसके द्वारा जीवन का उपभोग किया जाता है। ये जो आपका धारा 21 है इसके तहत आपका प्राण दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है और यह जो है प्राण दैहिक स्वतंत्रता जो है आपका जापान के संविधान से लिया गया है। एक बुरे चरित्र वाली स्त्री को भी एकांतता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 ऐसी महिला को संरक्षण प्रदान करता है। ये केसेस जो है महाराष्ट्र बनाम मधुकर नारायण से आती है। तो याद रखिएगा एक बुरे चरित्र वाली स्त्री को भी एकांतता का अधिकार है। यह अनुच्छेद 21 ऐसी महिला को संरक्षण प्रदान करती है। अनुच्छेद 21 में दैहिक स्वाधीनता के मूल अधिकार में विदेश भ्रमण का अधिकार भी शामिल है, क्योंकि आपको बता दें दोस्तों कि इस धरती पर जो भी जीव जंतु या मानव है वो सबको जीने का अधिकार है और अगर आप किसी भी जीव जंतु को हम नुकसान पहुंचाते हैं तो ये कहीं ना कहीं उसके जीवन का क्षरण होता है। इसके लिए अनुच्छेद 21 में प्राण दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। जीविकोपार्जन का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है, क्योंकि अगर एक हम प्रोस्टिट्यूट की बात करें या वेश्या की बात करें तो उसे भी अपना जीवन जीने का अधिकार होता है। प्रदूषण रहित जल और वायु में उपयोग का अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित है। यह आपका सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य का केस है। प्रदूषण रहित जल और वायु के उपभोग का अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित है। एक प्राइवेट नियोक्ता द्वारा किसी भी कर्मकार को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना नौकरी से पदच्युत करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। वीवीआई क्वेश्चन है कि एक प्राइवेट नियोक्ता द्वारा किसी भी कर्मचारी को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना नौकरी से पदच्युत करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और असंवैधानिक है। यह जो आपका बात आया था डीके यादव बनाम जेएमआई इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आई थी। शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। यह आपका केसेस मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य का है। यानी शिक्षा पाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। सामाजिक न्याय का अधिकार भी एक मूल अधिकार है। यह बात जो है CES ली बनाम सुभाष चंद्र बोस के दौरान आई थी। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंतर्गत मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ज्ञान गौर बनाम पंजाब राज्य, यानी अगर आप आत्महत्या कर रहे हैं तो यह कहीं ना कहीं आपका अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। यानी आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रकृति ने आपको जीवन जीने के लिए दिया है। अगर नेचुरली मौत होती है तो इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप जानबूझ करके अपने शरीर को अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो ये आपका अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। यही बात कहती है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंतर्गत मरने का अधिकार शामिल नहीं है। आप बहुत ज़्यादा अगर किसी बीमारी से पीड़ित हैं और आप अगर कोर्ट में गुहार लगाते हैं या कहीं गुहार लगाते हैं कि मैं मरना चाहता हूं, तो सरकार का कर्तव्य होता है कि आपके अंतिम सांस तक आपको बचाए रखे। तो आप खुद से अपने आप को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 21 इस पे भी बात कर।
अनुच्छेद 21 का क जो है, राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तय तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यानी समझिएगा, जो अनुच्छेद 21 का क जो है वो यह बताता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु का जो भी बच्चा है उसे राज्य जो है विधि द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे, ताकि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनका पढ़ाई बाधित ना हो। हमने बताया था कि 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करता है। यानी किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये मित्रों खास करके आपका जो अनुच्छेद 21 का है उसका काफ़ी विस्तार पूर्वक हमने वर्णन बताया है। इससे एक न एक प्रश्न आपका हमेशा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको आप बार बार सुने ताकि इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं उसका आप समाधान आसानी से कर ले। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे अंत तक सुने और जो भी प्रश्न आपको अगर कहीं पे दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछेंगे, मैं आपका समाधान आसानी पूर्वक करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।